चलो इंडिया चाइना बॉर्डर को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले थोड़ा बहुत जान लो बॉर्डर है कैसा। इंडिया और चाइना के बीच का जो बॉर्डर है उसके रिस्पेक्ट में आप देखो कि 3,500 किलोमीटर की लंबी बाउंड्री है। अब ये बाउंड्री यहाँ से आपके जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन से होती है, हिमाचल आता है, उत्तराखंड आता है, इधर सिक्किम भी आता है और अरुणाचल तक जाता है। ये पूरा बॉर्डर जो पर्टिकुलर इतना लंबा बॉर्डर है तो समझ में आता ही है कि इतना लंबा बॉर्डर है तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ होनी ही है। ऐसे में अनफॉर्चुनेटली एंटायर बाउंड्री कहीं ना कहीं कब थोड़ा थोड़ा वो डिस्प्यूट में आ ही जाती है, जहाँ पर मेजर डिस्प्यूट एक तो इस तरफ है और एक अरुणाचल की तरफ मेजर डिस्प्यूट है। ये जो बीच का पार्ट है यहाँ इतना कन्फ्लिक्ट्स नहीं है और ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड है। इसके रिस्पेक्ट में चाइना बहुत ही ज़्यादा अपने आप को पूरी तरह क्लेम करता है कि मैं तो अरुणाचल पूरा का पूरा चाइना का पार्ट है और इंडिया की सोवेनिटी पर यहाँ क्वेश्चन मार्क उठाता है। ऐसे में एक लाइन है जिस लाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए, मैक मैहोन लाइन। ये लाइन बताती है कि बाउंड्री बिटवीन द टू कंट्रीज़ क्या है एग्जैक्टली आज के टाइम में। तो ये जो पर्टिकुलर बॉर्डर देख रहे हो आप, ये बॉर्डर है मैक मैहोन लाइन। 1914 की ये खिंची हुई लाइन है, लेकिन चाइना इस लाइन को क्लेम नहीं करता। वो कहता है कि मैं इस लाइन को नहीं मानता हूँ। चाइना अपने आप से ये कहता है कि मैं इस लाइन को नहीं मानता हूँ। ठीक है। बाकी सिक्किम के साथ क्या है कि सिक्किम एक जैसे रीजन बाद में इंडिया में इंटीग्रेट हुआ और बहुत से डिस्प्यूट एज सच डायरेक्ट नहीं है, बाउंड्री डिमार्केटेड है, थोड़ी बहुत क्लियर है, बट छुटपुट चीज़ें होती रहती हैं। यहाँ पर नाथुला पास है और ये नाथुला पास जो है जब इंडिया की तरफ से आप जाते हैं और देखते हैं तो नाथुला पास पर आपको दिखता है, लिखा हुआ है बहुत ज़्यादा क्लियरली कि यू आर अंडर चाइनीज़ ऑब्जर्वेशन। तो जो है कुछ भी इधर उधर हरकत मत करो, रोड पे सीधे सीधे चलो। तो ये सब बात की बातें हैं, लेकिन हाँ डिमार्केशन फिर भी बिल्कुल क्लियर है और ज़्यादा कन्फ्लिक्ट सिक्किम की तरफ यहाँ नहीं है। चलो वैसे मैं एक एक करके आपको सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ाना शुरू करता हूँ। पूरे बॉर्डर के रिस्पेक्ट में जो भी बॉर्डर है उसको पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। 3 तरीके से इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। एक है वेस्टर्न सेक्टर जैसे यहाँ पर है, एक हो गया मिडिल सेक्टर जो उत्तराखंड हिमाचल की तरफ है, और एक हो गया ईस्टर्न सेक्टर। इसके रिस्पेक्ट में कितने किलोमीटर्स हैं वो सब ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि जो ईस्टर्न सेक्टर है इसकी जो बाउंड्री है उसमें आपको मैक मैहोन लाइन के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। और चाइना जो है पूरी तरीके से क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश को। 1962 में दोनों साइड ने जब लड़ाई शुरू करी, अपनी जो लड़ाई हुई इंडिया और चाइना की जो लड़ाई हुई उसमें इंडिया को भारी नुकसान हुआ था और चाइनीज़ ज़्यादा प्रिपेयर्ड थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो ये कन्फ्लिक्ट है, जो प्रेजेंट डिमार्केशन है वो सीज़ फायर एग्रीमेंट की है जो 1962 में कन्फ्लिक्ट होती है। 1993 तक उसको हम सीज़ फायर नाम से बोलते हैं, लेकिन उसके बाद एक नाम आता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये लाइन अब एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये 3 पार्ट, 1 पार्ट, सेकंड पार्ट और ये तीसरा पार्ट, इन तीनों को अब हम डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके। मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा आपको जो भी हैं, और ये टॉपिक को बिल्कुल होलिस्टिकली कवर करेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट पहली बात तो है ही। इसके साथ साथ कभी फ्यूचर में आपको इंटरनेशनल रिलेशंस पर कभी कुछ बातें लिखनी हो या फिर आपको कभी किसी एस्से में चाइना के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट्स वगैरह कोट करने हो तो ये सारी बातें आप वहाँ लिख पाएंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे वेस्टर्न सेक्टर के बारे में। वेस्टर्न सेक्टर में देखो एक एरिया है जिसे हम कहते हैं अक्साई चिन। अक्साई चिन जो है ये वाला एरिया है, ये जो रेड लाइन है ये रेड लाइन डिनोट करती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो LAC लिखा हुआ है। जब हम वर्ड यूज़ करते हैं LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, तो हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के साथ जो एक लाइन खिंची हुई है इंडिया की, ये रही, वो LOC है। लेकिन चाइना के साथ जो लाइन खिंची हुई है जिसको दोनों ही कंट्रीज अभी अपनी आर्मी लेकर के बैठे हुए हैं, उसे हम कहते हैं LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। उसके इधर का जो रीजन हो गया, ये जो पिंक कलर का रीजन है ये है अक्साई चिन, और इस एरिया को इलीगली चाइना ने ऑक्यूपाई करा हुआ है। वैसे ये एरिया बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा आइस कैप्स हैं, विंटर्स में तो यहाँ पर सर्वाइव भी नहीं कर सकते। जब चाइना अंदर तक आ गया है और अक्साई चीन को उसने घेर लिया है तो इंडिया के पास कोई इंसेंटिव नहीं है सच कि वो इस एरिया को
अंदर तक जाकर के चाइना से लड़े, इस एरिया को अपने अंदर ले, क्योंकि यहाँ पर ना इतनी ज़्यादा बर्फ़ है, इतनी ज़्यादा ठंडी है कि इंडिया इसको प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएगा, यहाँ पर सोल्जर्स सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। बट स्टिल हम जब इंडिया का मैप बनाते हैं तो हम इंडिया का मैप इस तरीके से बनाते हैं और हम बिल्कुल क्लेम करते हैं कि ये पूरी एरिया हमारा है। अक्साई चीन का एरिया चाइना ने क्या किया है, अपनी तरफ से ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। तो ओरिजिनली ये पार्ट था जम्मू एंड कश्मीर जो है, पूरी जो स्टेट थी, ठीक है। लेकिन चाइना कहता है कि ये उसका अपना जीजियांग जो डिस्ट्रिक्ट है, जिनजियांग जो डिस्ट्रिक्ट है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है, उसका ये पार्ट है। 1962 की वॉर में इसको एडमिनिस्टर चाइना ने किया है उसके बाद से। और इंडिया क्लेम तो करता है पूरा का पूरा अक्साई चीन, लेकिन इंडिया के लिए जो वरी वाली बात है, जो परेशानी वाली बात है, वो है सक्शम वैली। अक्साई चीन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सक्शम वैली हमारे लिए है। सक्शम वैली अब कौन सा पार्ट है, यहाँ देखो ध्यान से, ये जो पार्ट है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये कहाँ आ रहा है? ये एरिया पहली बात तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आ रहा है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है स्टूडेंट्स। और ये एरिया क्या काम किया है, पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। और चाइना को ये जब दिया है तो इंडिया इस पर कहता है कि आपने ये एरिया जो पहले ही डिस्प्यूटेड है, इंडिया उस पर क्लेम करता है, आपने चाइना को दे दिया। ये तो बिल्कुल ही गलत है, जो आपका है ही नहीं आप दूसरे को दे कैसे सकते हो। और उस पर भी यहाँ पर सीपैक, मैंने पहले की वीडियोस में भी डिस्कस किया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी निकल रहा है यहाँ से। चाइना कंटेक्स्ट करता है इंडिया से कि भाई आपने एक गलती करी है और आपने उस गलती को सुधारना है। वो गलती क्या है जो इंडिया को बोला जाता है कि गलती है, वो है दौलत बेग ओल्डी जो रोड इंडिया ने कंस्ट्रक्ट करी है। चाइना कहता है ये गलत है। ऐसी डेब्रुक श्योक दौलत बेग ओल्डी जो रोड है, ये जो रोड है, ये पैरेलली इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ने ये रोड को बनाया है और ये रोड बिल्कुल LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल पास से निकलती है। ये जाती है काराकोरम पास तक। काराकोरम पास है यहाँ पर, ये देखो ये लिखा भी हुआ है काराकोरम पास। और आगे जो है मानसरोवर जो यात्रा जाती है, जो आपके पिलग्रिम्स जाते हैं दर्शन करने के लिए, वहाँ तक ये कोशिश यही है कि ये रोड इस तरीके से बनाई जाए कि पिलग्रिम्स को आसानी हो मानसरोवर तक जाने के लिए। प्लस इनफैक्ट इंडिया से कल चाइना की लड़ाई भी हो जाती है, तब भी इंडिया के पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि कैसे वो अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज करे। रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के पास होना चाहिए। इसी चीज़ को चाइना जो है कंटेक्स्ट करता है इंडिया के साथ कि आपने जो है दौलत बेग ओल्डी रोड जो बनाई है और जो वो रीजन है दौलत बेग ओल्डी, ये वाला रीजन, इसको आपने जो है अपने कंट्रोल में रख रखा है। और इंडिया से चाइना जो है इस बात पर बहुत ज़्यादा नाराज़ भी है। अब चाइना ने क्या काम किया है, अपने रीजन में अपनी तरफ तो पूरा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, लेकिन इंडिया की तरफ थोड़ा बहुत भी कंस्ट्रक्शन, जिस तरह से इंडिया ने थोड़ा सा एग्रेसिव मूव दिखाया है कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया को वो रोक रहा है। यही रीज़न था कि इंडिया और चाइना का अभी रिसेंटली 1.5 ईयर्स अगो इस तरीके का क्लैश हुआ, जहां गलवान वैली यहाँ पर इंडिया और चाइनीज़ सोल्जर्स कन्फ्लिक्ट में आ गए। तो अभी ये हम देखेंगे ये रीजन कहाँ है। ये गलवान रिवर वैसे दिखाई रखी है मैंने इस मैप में, और इसके मैप लोकेशंस पर कभी भी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन जाए तो मतलब हैरान होने वाली बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब मिडिल सेक्टर की बात करेंगे, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके रिस्पेक्ट में जो पर्टिकुलर रीजन है, बॉर्डर है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसा है कि ये जो पर्टिकुलर रीजन है, ये इसमें ज़्यादा कंट्रोवर्सी है नहीं। यहाँ पर ज़्यादातर जो लाइन है, बॉर्डर है, वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें कन्फ्लिक्ट्स हैं नहीं। कुछ बाराहोटी प्लेन्स हैं, इस तरीके के प्लेन्स हैं जो यहाँ पर उत्तराखंड में हैं। यहाँ पर ज़रूर हमें छुटपुट घटनाएं देखने को मिलती है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं है और चाइना की और इंडिया की बाउंड्री यहाँ पर ऑलमोस्ट क्लियर है। मगर सबसे बड़ा गड़बड़ है वो है ईस्टर्न सेक्टर में, सिक्किम टू अरुणाचल के बीच में, और उसमें भी सिक्किम नहीं, अरुणाचल वाले एरिया में। इसकी जो आपको एक बार मैप में फिर से इन लोकेशंस को देख लो। ये जो पर्टिकुलर मैकमोहन लाइन है, इंडिया इसको बोलता है कि ये मैकमोहन लाइन जो है ये इंडिया की है। ये इंडिया और मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये लाइन जो है खींची थी और इंडिया इसको मानता है, बट चाइना इसको नहीं मानता है। ये अक्साई चीन का रीजन है, यहाँ पर पेंगोंग सो लेक है, ये दौलत बेग ओल्डी जो रोड है इंडिया कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ये काराकोरम पास है। मतलब इस मैप को तो ना बाय मतलब टिप्स पर आपको ये याद होना चाहिए। क्लियर। अब देखो शिमला एकॉर्ड होता है एक 1913 और 1914 में, हम ये कह सकते हैं एक शिमला एकॉर्ड होता है जहाँ पर तिब्बत की बाउंड्री को क्लियर किया जाता है। अब ये बाउंड्री ब्रिटिश इंडिया जो ब्रिटिशर्स थे, ये ब्रिटिशर्स खींचते हैं और ये इसमें तिब्बत पार्टिसिपेट करता है, तिब्बत के साथ नेगोशिएशंस होती हैं और उसके बाद ये नेगोशिएशंस के बाद फाइनली ये लाइन निकल के आती है। लेकिन चाइना क्या कहता है, चाइना कहता है कि भाई तिब्बत तो हमेशा से ही
टेरिटरी था चाइना का। और जो आपने ये लाइन खींची है मैकमहोन लाइन, इसमें चाइनीज़ कंसेंट तो थी ही नहीं। अगर ऐसा था तो फिर हम इस तरीके से कैसे मान सकते हैं कि जो आपने लाइन खींची है, क्योंकि हमारी कंसेंट तो इसमें ली ही नहीं गई। ऐसे में जब हमारी कंसेंट ही नहीं ली गई तो हम इसको मानेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये डिस्प्यूट है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि चाइना जो है म्यांमार के साथ नेगोशिएशंस कर चुका है बॉर्डर के रिस्पेक्ट में, और उसने तब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये मैकमहोन लाइन को ही जो है आगे जा करके माना है। मतलब एक तरीके से इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि चाइना म्यांमार के साथ तो मैकमहोन लाइन को मानता है लेकिन इंडिया के साथ नहीं मान रहा। ठीक है, तो ये देखो, ये जो पर्टिकुलर सक्षम वैली एरिया है ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। ये सियाचिन ग्लेशियर के बारे में लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ मैं। LAC मैंने अभी बता दिया। अक्साई चीन का रीजन कंट्रोवर्शियल है, 1962 वॉर के बाद चाइना ने क्लेम कर लिया है इस पर। यहाँ पर एक जो है ये अरुणाचल का जो एरिया है ये चाइना क्लेम करता है। मैकमहोन लाइन डिस्प्यूटेड है। ये सारी चीज़ें आपको मैप की बिल्कुल माइंड में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। इनफैक्ट अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान की लाइन है ये दुरांद लाइन, ये मैप में दिख रही हैं। ये छोटे छोटे प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, फ्यूचर में। बाकी शिमला अकॉर्ड को याद रखिएगा, और शिमला अकॉर्ड के बाद मैकमहोन लाइन खिंचती है। ठीक है, तो पूरा डिस्प्यूट समझ में आ गया बॉर्डर के रिस्पेक्ट में। अब 1950 में क्या हुआ है कि चाइना ने पूरा तिब्बत ऑक्यूपाई कर लिया। अब तिब्बत ऑक्यूपाई करते के साथ ही उसने जो है इसका जो है पूरा का पूरा मैकमहोन लाइन का तो क्लेम क्या कर दिया, बिल्कुल खारिज कर दिया। और चाइना अप्रूव ही नहीं करता, एक्सेप्ट ही नहीं करता इस लाइन को, और आर्ग्यू करता है कि चाइना इन्वॉल्व नहीं था शिमला अकॉर्ड में, तो वो उसके लिए बाइंडिंग भी नहीं है। इंडिया चाइना के जो बेसिक इश्यूज और भी हैं उसमें एक आता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है पहले की वीडियो में। जल्दी से शॉर्ट में देख लो। शॉर्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाइना ने बिल्कुल यहाँ पर इधर पाकिस्तान से निकलते हुए नीचे जो अरेबियन सी हो गया यहाँ तक आने के लिए, ग्वादर पोर्ट तक आने के लिए एक जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है POK में, वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये पूरा का पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसका कुछ हिस्सा निकलता है POK में, और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इंडिया क्लेम कर रहा है। तो यहाँ पर किस तरीके से ये कभी भी जब कन्फ्लिक्ट होती है, लड़ाई होती है, मान लो फ्यूचर में कोई लड़ाई होती है, तो एक एडवांटेज देता है चाइना को कि वो कभी भी अपने ट्रूप्स भेज सकता है। इनफैक्ट पाकिस्तान से लड़ाई हुई तब भी वो अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज कर लेगा, तो कैसे वो पाकिस्तान की हेल्प करेगा इंडिया के साथ लड़ाई करने में। और इंडिया से डायरेक्टली लड़ाई हुई तब तो वो दोनों फ्रंट से ही लड़ाई कर सकता है। इनफैक्ट फ्यूचर में ये अंडमान निकोबार वाली वीडियो थी जो थी, मैंने मैराइन सिक्योरिटी वाली जो वीडियो थी उसमें बताया था कि इंडिया एक तरीके से मलाक्का स्ट्रेट को, ये जो मलाक्का स्ट्रेट है इसको चोक कर सकता है। कैसे चोक कर देगा भाई? इंडिया चोक कर सकता है विद द हेल्प ऑफ जो है इंडिया की जो आर्मी है अंडमान निकोबार की यहाँ पर। तो जब पाकिस्तान और चाइना इस तरीके से इंडिया को परेशान करते हैं नॉर्दर्न रीजन में, तो इंडिया एडवांटेज उठा सकता है। और ये जो मलाक्का स्ट्रेट है ये चाइना को बहुत हेल्प करती है ट्रेड में, और ये बहुत इजी रूट बना देती है कि कैसे पैसिफिक को आप इंडियन ओशन के साथ जो है ईजिली लिंक कर सकते हो। नहीं तो चाइना को ये रास्ता अपनाना पड़ेगा पूरा बड़ा वाला यहाँ तक आने के लिए, अफ्रीकन कंट्रीज़ तक जाने के लिए या यूरोप तक जाने के लिए। तो ऐसे में अगर ये पूरा CPEC आ जाता है तो फ्यूचर में स्ट्रेट ऑफ मलक्का के रिस्पेक्ट में भी अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो चाइना को भी एक जो है एडवांटेज मिल जाता है कि वो ग्वादर पोर्ट तक आ सकता है, और इंडिया को इधर से भी और अपने अरुणाचल की तरफ से तो यस डेफिनेटली वो इंडिया को सब तरफ से भी घेर सकता है। तो ये डायनामिक्स हैं, ये डायनामिक्स धीरे धीरे चेंज होंगे जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा वर्ल्ड आगे, लेकिन आपके इंटरनेशनल रिलेशन में भी ये काम आएगा ये टॉपिक, और आपका इंटरनल सिक्योरिटी में भी बॉर्डर चैलेंजेस में ये सारी बातें आप आराम से लिख सकते हो। इंडिया और चाइना के सिर्फ यही इशू नहीं है, इंडिया चाइना के वाटर डिस्प्यूट्स भी हैं। वाटर डिस्प्यूट में सबसे बड़ा पॉइंट है ब्रह्मपुत्रा रिवर का। अब देखो ब्रह्मपुत्रा रिवर आ तो रही है चाइना से ही, और तिब्बत एरिया से ये आती हुई किस तरीके से इंडिया में घुसती है, और इंडिया के बाद वो जाती है बांग्लादेश में। अब ऐसे में चाइना ने क्या काम किया है कि अपने जो है क्या बना लिए हैं, कुछ डैम बना लिए हैं, कुछ ऐसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं, और ये जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये ब्रह्मपुत्रा में ऊपर की तरफ इस तरह से बने हुए हैं कि ये पानी को, वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स आप याद रखिए, जैसे दागू, जैसे जेक्सू, जांगमू, ऐसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लांट्स या डैम्स ये कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, और ये आपके बांग्लादेश को भी परेशान कर सकते हैं, इंडिया को भी परेशान कर सकते हैं। अब इंडिया के साथ क्या है,
इंडिया के साथ चाइना की डील ये है कि वो जो भी पानी होगा उस पानी के रिस्पेक्ट में जो अलर्ट्स रहेंगे वो अलर्ट्स की इंफॉर्मेशन तो देगा इंडिया को, लेकिन इंडिया के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है। इंडिया चाइना का कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है कि ब्रह्मपुत्र का इतना पानी आप शेयर करेंगे, इतना पानी हम शेयर करेंगे। अब देखो, आप पढ़ते हो पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के साथ इंडस ट्रीटी हमने कर रखी है कि हमारी क्लैरिटी है कि हमें कितना पानी हमें यूज़ करना है और कितना आप यूज़ करोगे। लेकिन चाइना के साथ ऐसी कोई एग्रीमेंट इंडिया का नहीं है। इंडिया को कोशिश करनी चाहिए ऐसा कोई एग्रीमेंट करने की। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है चाइना कि वो यहाँ पर डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट कर चुका है और वाटर को कंट्रोल करने की भी कोशिश है। अब देखो फ्यूचर में क्या हुआ कि इंडिया के पास तो यहाँ पर और भी बहुत सी रिवर्स हैं और इंडिया इंटरलिंकिंग जो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं इसके थ्रू फिर भी पानी पहुँचा देगा नॉर्थ ईस्ट तक। लेकिन बांग्लादेश के लिए तो बहुत ही मुसीबत हो जाएगी क्योंकि बांग्लादेश टोटली डिपेंडेंट है ब्रह्मपुत्र पर। इंडिया के भी बहुत से रीजन पर्टिकुलरली आसाम, येस डेफिनेटली वेरी मच डिपेंडेंट ऑन ब्रह्मपुत्र वाटर। लेकिन अगर चाइना ने पानी रोका भी तो एटलीस्ट इंडिया तक तो फिर भी शायद थोड़ा पानी आ जाए, पर बांग्लादेश तक तो पानी आएगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश हो इंडिया हो वो मिलकर के एटलीस्ट ऐसे एग्रीमेंट्स करें चाइना के साथ जहां पर ये क्लैरिटी आ जाए कि पानी कौन कितना कैसे यूज़ करेगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम के साथ साथ एक प्रॉब्लम है स्मगलिंग की। लार्ज अमाउंट ऑफ चाइनीज़ गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कंट्री में आता है हमारे, और हमारी कंट्री में आने के बाद वो धड़ल्ले से मार्केट में बिकता है। आपको पता है कि इंडिया ने बहुत सा गुड्स है जो चाइनीज़ गुड्स है जिसको क्या किया हुआ है, बैन किया हुआ है। क्यों बैन किया हुआ है? क्योंकि ये मार्केट में डिस्टॉर्शन लेकर आता है ना। प्राइस जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं और हमारी इंडिजिनस जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं उनको तो नुकसान होता ही है, क्योंकि ये चाइनीज़ माल जो होता है ये सस्ते में मिलता है मार्केट में और लोग इसको आराम से खरीदते हैं। चाइनीज़ लाइट्स हों, चाइनीज़ हर तरीके का इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चाइनीज़ लेवल पर आता है मार्केट में और इंडिया की इंडिजिनस जो हमारी जो कंपनीज़ हैं उनको नुकसान पहुँचाता है। तो ये इसकी स्मगलिंग अब होने लगी है। गवर्नमेंट कुछ चीज़ बैन करती है तो वो स्कोप खोल देती है स्मगलिंग रूट्स का, और स्मगलर्स ऐसे में बहुत फ़ायदा उठाते हैं। तो ये भी एक चैलेंज है। इसके अलावा इंडिया साइड पर इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना अच्छा नहीं है, दो इंडिया अब कोशिश कर रही है इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने की, लेकिन फिर भी अभी भी हम चाइना से बहुत पीछे हैं। चाइना ने अपने एंड पर अपने बॉर्डर की तरफ बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, लाइट्स, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से किया हुआ है एंड वी नीड टू बी वेरी मच विजिलेंट कि फ्यूचर में हम भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे और भी ज़्यादा बूस्ट करें। पर्टिकुलरली रोड लिंकेज तो हैं ही, यहाँ पर रेल लिंकेज की भी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा स्मगलिंग होती है तो ट्रैफिकिंग भी होती है। ट्रैफिकिंग तो एक कॉमन पॉइंट है ही। ये ट्रैफिकिंग रूट्स हैं प्रॉपर, एशिया में बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो आपस में इस तरीके से ट्रैफिकिंग रूट्स होते हैं। ठीक है, तो हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं बॉर्डर टेंशन्स जो लद्दाख और नॉर्थ सिक्किम के रिस्पेक्ट में है। नॉर्थ सिक्किम के रिस्पेक्ट में फिर भी इतना कम है, लेकिन ये लद्दाख रीजन में तो अभी हमने रिसेंटली क्लैशेस देखे हैं और वो क्लैशेस गलवान वैली, देखो मैंने कहा था आपको मैं लोकेशन दिखाऊंगा, ये है वो लोकेशन, गलवान वैली में हमें क्लियरली देखने को मिलते हैं। सम बॉर्डर क्लैशेस होते हैं, रिसेंटली पीछे हुए हैं, जहां चाइनीज़ सोल्जर्स ने क्या काम किया, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करके अंदर तक आ गए और यहाँ पर जो लेक थी पेंगोंग सो लेक, उसकी भी क्या है, पेंगोंग सो लेक ऐसे है तो उसका कुछ रीजन इंडिया में है, लद्दाख में। लोग घूमने भी जाते हैं यहाँ पर, 3 इडियट्स मूवी की शूटिंग भी हुई है। और इसका एक बड़ा रीजन कहाँ है, ये चाइना के अंदर है। तो ये भी एक कन्फ्लिक्ट का जोन है। ठीक है, और चाइनीज़ सोल्जर्स अंदर तक आ जाते हैं और अंदर तक आने के बाद फिर वो एक क्लैश होता है गलवान वैली में। यहाँ सोल्जर्स हमारे सेक्रीफाइस भी होते हैं बहुत सारे। स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि मल्टीपल लोकेशंस हैं जो जहाँ पर चाइनीज़ सोल्जर्स अंदर तक आते हैं और फिर इंडिया के साथ वो एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाता है। फिर इंडिया कहता है कि भाई ये जो स्टैंड ऑफ हुआ है इसमें जो ओरिजिनल पोजीशंस थी, इन ओरिजिनल पोजीशंस पर सभी के सभी जो चाइनीज़ सोल्जर्स हैं उनको वापस जाना चाहिए। तो चाइना ऐसे ही करता है। आपका क्या करेगा कि यहाँ पर LAC है, फिर वो 3-4 किलोमीटर अंदर आ जाएगा, फिर वो यहाँ सोल्जर्स बैठ जाएंगे। अब LAC शिफ्ट हो गई, फिर वो 3-4 किलोमीटर अंदर आएगा, फिर वो यहाँ बैठ जाएगा। तो वो करते करते ऐसे तो अक्साई चीन वैसे भी ले ही चुका है। ठीक है ना। तो ये देखो, ये कुछ चीज़ें हैं जो पेंगोंग सो लेक है उसकी लोकेशन है, नाकुला पास है, एक नाकुला पास है, एक नाथुला पास है, 2 अलग अलग पासेज हैं, गड़बड़ नहीं करना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये आपका पूरा रीजन है, ये मैप है, ये तो समझ चुके हो आप। अब रीजंस क्या हैं भाई, इस तरीके के स्टैंड ऑफ होता है इंडिया और चाइना का, तो ऐसा क्यों है? कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में, तो आपको क्या लिखना होगा,
पहला पॉइंट तो मैं बता ही चुका हूँ कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अक्रॉस द एलएसी, इंडिया ने इसको बूस्ट करने की कोशिश करी है। तो बॉर्डर रोड डेवलपमेंट जो एक अथॉरिटी है बहुत तेज़ी से इसको कंस्ट्रक्शन में लगी हुई है और बॉर्डर में रीजन्स में अच्छे से कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, चल रहा है और बढ़ भी रहा है। इसमें इनफैक्ट मैं आपको एक अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं तो इंडिया ने क्या काम किया है, इंडिया ने इस तरीके का एक मतलब पॉलिसी में भी चेंज किया है कि 100 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर का जो एरिया है, नियर बाय एरिया जो बॉर्डर से 100 किलोमीटर तक है, वहाँ पर इनफैक्ट एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी नहीं चाहिए। एनवायरमेंटल क्लियरेंस जैसी भी ज़रूरत नहीं है, सीधे कंस्ट्रक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंट्री की सोवरेनिटी सिक्योरिटी की बात है, इसमें हम एनवायरमेंट को नहीं देख सकते। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक्टिविस्ट आकर के ये बोलने लगे कि भाई एनवायरमेंट को तुम नुकसान पहुंचा रहे हो, ये सब टेंशन ही नहीं, क्लियरेंस की प्रॉब्लम ही नहीं, सीधे कंस्ट्रक्शन होगी, डोंट वरी। अब इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था जो 2019 में लिया था इंडिया ने 5 अगस्त को, और ये रीऑर्गेनाइजेशन की बात करी थी जम्मू एंड कश्मीर की। किस तरीके से ये पूरा का पूरा रीजन है जम्मू एंड कश्मीर का, पर एक लद्दाख नाम से यूनियन टेरिटरी बन जाती है और एक JNK यूनियन टेरिटरी बन जाती है। डेफिनेटली इससे एक सेटबैक क्रिएट हुआ है, एक एग्रेशन आया है चाइनीज़ एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंदर। तो इस तरीके का जो एग्रेशन है वो इस फॉर्म में आया कि क्लैश हुआ, चाइना अंदर तक घुस गया, क्योंकि इंडिया अगर इस तरह से इस पूरे रीजन को अपने हिसाब से मोल्ड कर रहा है उसकी बाउंड्री को, तो ये एक मैसेज देता है क्लियरली कि इंडिया का ये इंटीग्रल पार्ट है और कोई भी इसको छीन नहीं सकता। जबकि चाइना क्लेम करता है लद्दाख के ऊपर, चाइना कहता है कि लद्दाख का भी एक बहुत बड़ा रीजन हमारे अंडर ही आता है, और इस वजह से पाकिस्तान तो परेशान हुआ ही, वो तो हमें पता ही है, जनरल न्यूज़ में हम देखते ही हैं। तो डेफिनेटली चाइना एंड पाकिस्तान की एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी एक दूसरे के साथ है, एंड ये दोनों ही इंडिया को अपने लेवल पर परेशान करते ही रहते हैं। तो ये एक एग्रेशन की बात हो गई कि भाई तुमने सामने वाले को गुस्सा दिला दिया। अगर आपने इस तरह का रीऑर्गेनाइजेशन किया तो वो एक कंट्री को क्या हुआ, गुस्से में आ गई वो। तीसरा पॉइंट है भाई इंडिया US के आसपास जो इनका रिलेशन है, जो इंडिया US का जो पास आने वाला रिलेशन है, वो चाइना को परेशान करता है। अब देखो चाइना क्या है, एक कन्फ्लिक्ट में है US के साथ। इसके बहुत सारे कारण हैं, मैं इसके सारे कारण यहाँ पर वीडियो में नहीं दे सकता, लेकिन कुछ थोड़े बहुत जो कारण हैं बता देता हूँ। सबसे पहला तो भाई गवर्नमेंट टाइप, डेमोक्रेसी का टाइप। चाइना कैसी कंट्री है, ये तो भाई कम्युनिस्ट है, और US कैसी है भाई, डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, कैपिटलिज्म को फोकस करती है। तो ये तो पहली बात, तो ये तो कन्फ्लिक्ट है ही, आइडियोलॉजी का जो अंतर है। इस चक्कर में इनफैक्ट और डिफरेंसेस भी आते हैं, क्योंकि चाइना अपने आप में एक सुपर पावर धीरे धीरे बन रही है, एशिया में उसका डोमिनेंस तो है ही, और इंडिया ऐसे में क्या है कि चाइना की तरफ जाती है। भाई हाउडी मोदी, ये इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं। ट्रम्प जो हैं इंडिया में आते हैं, फिर अब जो नए प्रेसिडेंट हैं उनके साथ भी इंडिया के रिलेशंस धीरे धीरे बेटर ही हो रहे हैं। इंडिया को कभी कभी क्या है, वेवर भी मिलता है, इंडिया को सैंक्शंस भी नहीं लगते इंडिया के ऊपर। और चाइना अपने आप में एक ट्रेड वॉर में भी है US के साथ। तो चाइना US का ये जो ट्रेड वॉर है, ये भी एक कारण है कि धीरे धीरे दूरियां बढ़ रही हैं चाइना की US से, और इंडिया पास आ रहा है। तो भाई तुम अब दोस्ती करोगे दुश्मन के साथ तो इनको तो गुस्सा आएगा ही, ये भी एक इनडायरेक्ट रीज़न तो है ही, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। इसके अलावा इनके आपस के खुद के कन्फ्लिक्ट, ठीक है, और शेडो ऑफ द डोकलाम इशू। अब डोकलाम इशू को सुन लीजिए ध्यान से। 2017 में एक इशू होता है डोकलाम इशू, जिन लोगों को पता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता पहले तो डोकलाम प्लेटू को समझो। डोकलाम एक रीजन है, और ये रीजन किस में आता है, ये रीजन आता है ट्राई जंक्शन पर। ट्राई जंक्शन जिसमें भूटान, इंडिया और चाइना है, ठीक है। अब ये जो ट्राई जंक्शन है, ये वैसे तो रीजन भूटान के अंदर आता है, लेकिन ये बॉर्डर हो गया एक तरीके से इन बाकी दोनों कंट्रीज़ का भी। अब चाइना क्या चाहता है, चाइना इस पर जो है चाहता था अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। अब जब चाइना ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया तो डेफिनेटली बात है कि भाई भूटान तो अपना सोवेनिटी बचाने के लिए पूरी कोशिश करेगा कि ये तो गलत हो रहा है, और इंडिया के लिए तो एक बहुत बड़ा खतरे की घंटी है। क्यों घंटी है, क्योंकि अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है, चाइनीज़ ट्रूप्स यहाँ तक आ जाते हैं, तो इंडिया का जो ये चिकन नेक है इस पर बिल्कुल नज़र हो जाएगी चाइना की, और फिर इंडिया को एक तरीके से एक वल्नरेबल पोजीशन में लेकर के आता है ये, क्योंकि पूरा का पूरा फिर नॉर्थ ईस्ट अलग कर सकते हैं एक ही झटके में अगर यहाँ इस जगह पर आर्मी आ जाती है तो। एंड दिस इज़ वेरी वेरी क्लोज टू द इंडियन चिकन नेक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हुआ, फिर इंडिया के ट्रूप्स जो थे, इंडियन ट्रूप्स यहाँ पर सामने आ गए,
और इंडियन ट्रूप्स का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुआ चाइनीज़ ट्रूप्स के साथ। और स्टूडेंट्स, इसमें ऐसा कहा जाता है कि इंडियन सोल्जर्स ने बहुत ब्रेवली इसको जो है कन्फ्लिक्ट में सामने आए, एक डायरेक्ट क्लैश देखने को मिला। 62 की वॉर के बाद कह सकते हैं कि भाई इस तरीके से हैंड इन हैंड, हथियारों का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन हाथों से ही हाथापाई बहुत हुई सोल्जर्स के बीच में आपस में। कुछ वीडियोस भी यहाँ पर निकल के आई बाद में। तो ये एक इशू था। अब ये इशू ऐसा था कि भाई चाइनीज़ ने जब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश करी तो इंडिया आ गया। तो अब जब इंडिया ने दौलत बेग ओल्डी रोड पर अपना कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करी, इस रोड को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी, तो चाइना आ गया। लेकिन ये गलवान वैली का जो इशू था, ये इशू बहुत बड़ा था। इस तरीके की लड़ाई होना ये बड़ी बात थी। 62 के बाद इतनी बड़ी इस तरीके का क्लैश इंडिया चाइना का हुआ नहीं था जहाँ सोल्जर्स मतलब उनकी डेथ भी हुई हो, तो ये बड़ी बात थी। खैर, तो ये पूरा इशू है। तो डोकलाम इशू एपिसोड मैंने एक लाइन में आपको बता दिया है अभी जल्दी से। हाउएवर इसके बारे में रीड करना हो तो आप बाकी रीड करिएगा। अब इनिशिएटिव्स किस तरीके के लिए गए हैं बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए इंडिया और चाइना के बीच में। स्टूडेंट्स, इनिशिएटिव इस तरीके के हैं कि भाई बॉर्डर के रिस्पेक्ट में ना टॉक्स होती रहती हैं। जैसे कि 1976 में टॉक हुई, फिर उसके बाद जो है 1981 में टॉक हुई, 87 में फिर वो जो है 1987 में वो टॉक्स रुक गई। अब वो धीरे धीरे फिर क्या है कि ये जो इशू हुआ है पर्टिकुलर लद्दाख का जो कन्फ्लिक्ट हुई है, इसके रिस्पेक्ट में अभी भी जो है बातें चल रही हैं। और जो भी मेंबर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, ये आर्मी चीफ्स हैं, ये आपस में दूसरी कंट्री के बात करते हैं एक दूसरे से। रिसेंट न्यूज़ ये है कि भाई 16th जॉइंट मीटिंग रखी गई है जो ये पर्टिकुलर लद्दाख के जो क्लैशेस चल रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में, और अभी भी इसमें कंक्लूजन आना बाकी है। तो ये इशू अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। वैसे चाइनीज़ ट्रूप्स जो हैं थोड़ा पीछे चले गए हैं, और फिर भी ये इंडिया कहता है कि भाई इसको डिटेल में हम डिस्कस करना चाहते हैं, डिप्लोमेटिक तरीके से इसको सॉल्व करना चाहते हैं। सभी तरीके के लोग डिप्लोमेट्स ये आंसर्स दे रहे हैं, यही स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि डिप्लोमेटिक तरीके से इसको सॉल्व होना है इशू को। इसमें लड़ाई नहीं चाहता इंडिया, चाइना भी लड़ाई नहीं चाहता। दलाई लामा का भी इसमें रोल है। दलाई लामा आपको पता है स्पिरिचुअल लीडर हैं ये बुद्धिज़्म के, और फिर इनका भी यही कहना है कि इंडिया को बातचीत करनी चाहिए चाइना के साथ। इनफैक्ट रिसेंटली अभी दलाई लामा ने लद्दाख में विजिट भी किया है, और इंडिया बिल्कुल चाहता है कि ये दलाई लामा जो हैं ये एक इंडिया की तरफ से अरुणाचल में रहें। पहली बात तो अरुणाचल में इंडिया में रहें, और जब ये स्पिरिचुअल लीडर इंडिया में रहेंगे तो लोगों की जो सपोर्ट है वो इंडिया की तरफ होगी, और इंडिया की तरफ जब ये सपोर्ट होगी तो डेफिनेटली फिर चाइना इस चीज़ को क्लेम नहीं कर पाएगा कि रीजन उनका है। तो ये बात दूसरी है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, जहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम किसी तरह के क्रिटिकल ब्रिजेस को, ट्रूप्स को किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी मूव करा सकते हैं ताकि टाइम कम लगे, क्योंकि टोपोग्राफी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, टेरेन बहुत डिफिकल्ट है। ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर पहाड़ी इलाका है, बर्फ़ भी पड़ती है पहाड़ी इलाकों में, तो बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है। और इंडिया ने किसी तरीके से क्या किया है कि अलग अलग दूसरी कंट्रीज़ के साथ हाथ मिलाने की कोशिश करी है इंफ्रास्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में। पर्टिकुलरली इंडिया का जापान के साथ क्लोज आना, इसके रिस्पेक्ट में भी चाइना को क्या करता है, ये एक क्वेश्चन मार्क डालता है चाइना के ऊपर कि भाई चाइना जो है एक एग्रेसिव पॉलिसी अपने इंडिया की तरफ अपनाता है, क्योंकि उसको लगता है कि जापान से तो अपना एक डिस्प्यूट है ही चाइना का, और फिर वो इंडिया के साथ और हाथ मिलाता है। फिर जापान भी ऐसा क्यों करेगा, डेफिनेटली क्योंकि वो चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट में है। तो ये डायनामिक्स जो है ना आईआर के, ये बदलते तो हैं समय के साथ साथ, लेकिन करंट सिनेरियो में ये चल रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए। आप अपने इंटरनल सिक्योरिटी में इस इंटरनेशनल रिलेशंस की जो इन्फॉर्मेशन है वो डेफिनेटली कोट करते हो। अब इंडिया ने क्या काम किया है कि स्पाई कैम्प प्रोजेक्ट्स का भी सहारा लिया है। भाई हिमाचल प्रदेश हो, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, बहुत से स्पाई कैंप्स को यहाँ पर इंस्टॉल किया है इस तरीके से। और इससे उनको क्या लगता है कि भाई जो स्पाई कैंप्स वगैरह हैं, मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से हो पाएगी। तो अब इसमें एक सॉल्यूशन क्या निकल के आता है कि भाई इंडिया को और क्या करना चाहिए। तो इंडिया को इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस जो है, ये जो फोर्स है, इस फोर्स को जो है पर्टिकुलरली यूज़ करना चाहिए बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंडिया, ये एक तो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, और होम मिनिस्ट्री क्या काम करती है कि ये इस तरीके की जो पुलिस होती है, ट्रूप्स होती हैं, उनको डिफरेंट और अलग तरीके के चैलेंजेस के लिए यूज़ कर लेती है। कि भाई कहीं नक्सलाइट अटैक हो गया तो भाई बुला लिया उनको कि भाई आप हमारे इंटरनल इशू में जो है पुलिस फोर्स को जो है डाइवर्ट कर दिया। तो इस तरीके से जब सिक्योरिटी को हम डाइवर्ट कर देते हैं ना, तो ये डाइवर्ट करने की वजह से एक रूट खुल जाता है और पेट्रोलिंग कम हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि फिर वो स्मगलिंग और ये सब इश्यूज जो हैं
ये पनपते हैं। तो भाई एक बॉर्डर है तो एक फोर्स होनी चाहिए, डेडिकेटेड होनी चाहिए, और इंटरनली सिक्योरिटी के चैलेंजेस को दूर करने के लिए अलग कुछ सिस्टम होना चाहिए। अब इंडिया फोकस कर रहा है कि भाई अग्निवीर, इस तरीके के जब अग्निवीर प्रिपेयर होंगे तो उनको भी यूटिलाइज़ किया जाएगा किसी ना किसी पर्पज़ के लिए। तो वो फ्यूचर है, देखना होगा हमको किस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे कंट्री में। लेकिन इस तरीके से एटलीस्ट एक बॉर्डर है तो एक फोर्स होगी तो चीज़ें थोड़ा सा जो है स्टेबलाइज रहेंगी। एंड इस तरह से डाइवर्जन ऑफ दी फोर्सेस करना ये भी सही बात नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं मैं और भी आपको बताना चाहता हूँ, इसको पहले क्लीन कर देते हैं एक बार। जो और छोटी छोटी बातें हैं मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि भाई चाइना के साथ और क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं। स्टूडेंट्स, चाइना के साथ रिसेंटली इशू एक तो कोविड-19 का आया। कोविड-19 के लिए वुहान को बोला जाता है कि ये यहाँ से कोविड-19 फैला है और ये चाइनीज़ वायरस है। तो चाइना पर ये एलिगेशन लगना कि वो तो भाई इस वायरस को फैलाना ही चाहता था, ऑस्ट्रेलिया हो बाकी कंट्रीज़ हों, उन्होंने भी क्लेम किया कि एक भाई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए जो बिल्कुल इसको जो है चेक करे कि ऐसा हुआ भी है या नहीं हुआ। तो रिपोर्ट आए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो उसकी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट चाइना के डायनामिक्स में चल रहा है, चाइना और हांगकांग का इशू। स्टूडेंट्स, हांगकांग की ऑटोनॉमी के रिस्पेक्ट में चाइना पर बहुत क्वेश्चन उठते हैं और इंटरनेशनल प्रेशर बहुत है, ये एक पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर चाइना और ताइवान का इशू। ये वैसे तो आईआर के पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर भी अगर आपको आता है कि इंडिया के साथ उसके जो रवैये में बदलाव आया है वो इन कारणों से भी आया है, क्योंकि इंडिया जहाँ भी इंटरनेशनल फोरम पे मौका मिलता है वो अगेंस्ट होता है और वो बिल्कुल पोर्ट्रे करता है कि चाइना की जो कुछ चीज़ें सही नहीं हैं उनको सामने लाया जाए। डेफिनेटली वो इंडिया सपोर्ट भी करता है। तो ताइवान के इशू में क्या है कि ताइवान जो है क्लेम करती है अपनी इंडिपेंडेंस, और चाइना जो है वो उसको अपने अंडर सोवेन मानता है। तो अब इसमें पूरा डिटेल में इशू क्या है वो तो आप आईआर में पढ़ेंगे, लेकिन रीसेंट न्यूज़ ये कुछ इस तरीके की है कि जहाँ पर नैन्सी नाम की जो यूएस स्पीकर हैं उन्होंने विजिट कर लिया है ताइवान पर, और जो चाइनीज़ मिलिट्री है उसने एक्सरसाइज के नाम पर हर तरीके से एक तरीके से ताइवान को घेरी लिया है। तो फ्यूचर में हमें देखना होगा कि यहाँ पर क्या चेंजेस होते हैं। ये कुछ ऐसे इशू हैं, प्लस फोर्थ साउथ चाइना सी का इशू। यहाँ पर बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो चाइनीज़ एग्रेशन को बोलती हैं कि भाई चाइना जो है इस तरह से एग्रेशन करता है। उनके आइलैंड जो हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स वो रीजन्स होते हैं जहाँ तक कंट्री जो है अपनी इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूज़ कर सकती है, मैराइन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकती है। लेकिन चाइना अपने जो है एग्रेशन कर रहा है और आइलैंड के इकोनॉमिक जोन्स को भी वो क्या कर रहा है, वहाँ पर कंट्रीज़ को स्टेक पर लेकर आ रहा है। तो बहुत सी कंट्रीज़ हैं, वियतनाम है, फिलीपींस हैं, वो सब परेशान है चाइना से। इन सब इश्यूज़ को आप इंडिपेंडेंटली पढ़िए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप में ये इश्यूज़ हैं। बाकी इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में पूरी कहानी मैंने बता दी है, ये सेकेंडरी पॉइंट्स है।